मेरी दवा तो सिर्फ तुम्हारे पास है एंजल। अब मेरी बीमारी तो सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। रुद ने शरारत से अपनी एक आंख को विंक करते हुए परी से कहा। परी अब रुद के कहने का मतलब समझ गई और वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। वहीं रुद कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक टक परी के मासूम चेहरे को अपनी प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। परी रुद से बात करते हुए ही अचानक परी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम में पहुंचकर वो वॉमिट करने लगती है। उसके करने के बाद परी अपनी फेस वॉश करती है। परी ने अपना मोबाइल कट नहीं किया था। वॉमिट करने के कारण परी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जब परी वापस से रूम में आती है तब रुद परेशान होकर परी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। रुद ने भी परी के कॉल न कट करने पर भी वो भी कॉल नहीं कट किया और बड़ी बेसब्री से परी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसे परी का इस तरह जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ एंजल, तुम ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो? परी को रुद को वापस फोन पर देखते हुए परेशान होकर उससे पूछा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ी वॉमिट सा महसूस हो रहा था। अभी कर ली हूँ तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। परी ने रुद को परेशान देख नॉर्मली उससे बोली। वॉमिट अचानक तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होने लगा? रुद परेशानी से परी की तरफ देखकर उससे पूछा। वो शायद आज हम लोगों ने मोमोज और गोलगप्पे कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे, तो शायद उस कारण ऐसा हुआ है। परी रुद को परेशान देख बिना कुछ सोचे समझे सब सच बोल दी। अच्छा, कहाँ पर खाया था एंजल? रुद ने बहुत ही प्यार से परी से पूछा। वो हम लोग ना कॉलेज से आते टाइम जो रोड पर एक चाट गोलगप्पे वाला है ना, वहाँ खाया था। वो ना बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। मज़ा आ गया था उसे खाकर। मैं तो सबसे ज़्यादा खाई। रुद के पूछने के बाद परी पूरी एक्सप्लेन करके उसे बताने लगी। वो ये भी नहीं ध्यान देती है कि रुद उसकी बातें सुन गुस्से से लाल हो रहा है। एंजल, मैंने मना किया था ना कि रोड साइड ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान होता है, फिर भी तुमने खाया। रुद परी की बात सुन गुस्से से परी से बोला। वो इस समय चेहरे से भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जिसे परी भी देखकर समझ जाती है। वो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगी। परी ने धीरे से अपने एक कान को पकड़कर रुद की तरफ अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोला। इस वक्त परी बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। अब परी इतनी मासूमियत से बोले और हमारे रुद बाबू ना माने, ऐसा हो सकता है भला? परी के क्यूट से फेस को देखकर रुद का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। रुद नॉर्मल होकर परी से कहा। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो मुझे छोड़कर दूर क्यों चले गए? परी ने तुरंत रुद के चेहरे को देखते हुए बोली। एंजल, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो मैं पक्का तुम्हें छोड़कर कभी नहीं आता। अच्छा तो ठीक है, आप ये बताओ आप कब आ रहे हो? परी ने हिचकिचाते हुए रुद की बात मानकर उससे पूछी। अच्छा, लगता है कोई मुझे बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। रोज शरारत के साथ परी की तरफ देखकर उससे पूछा। आप ना यूं मेरा बात मत बदलिए, मुझे साफ साफ बताइए कि आप कब आ रहे हैं। परी रूथ को बात बदलते देख तुरंत उससे पूछी। रूथ समझ गया कि परी बहुत बेचैन है उसके लिए, तभी उसे कुछ शरारत सूझती है। वो एंजल, मुझे अभी कुछ दिन यहाँ और रुकना पड़ेगा, तो अभी मैं कह नहीं सकता कि मैं कब तक वहाँ आऊँगा। रूथ ने बेचारगी से परी की तरफ देखकर उससे कहा। आप बहुत 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 ज़्यादा वाले बुरे इंसान हो। आपने कहा था कि आप एक हफ्ते में आ जाओगे और एक हफ्ता परसों हो जाएगा, लेकिन आप कुछ और दिन रुकने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करिए, आप वहीं रहिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? और आप मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं। ये कहकर परी नाराज़ होकर तुरंत कॉल कट कर दी। वहीं रुद परी को आवाज़ लगाता रहता है, लेकिन परी ने कॉल कट कर दिया। परी के गुस्सा होकर कॉल कटने पर रुद मुस्कुरा देता है। ओ एंजल, अब हम तुमको कैसे बताएं कि हम तो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा बेचैन हैं। पर कोई बात नहीं, कल शाम तक आपको हम सरप्राइज़ करने वाले हैं और उस वक्त आपके होठों पर जो खुशी और आंखों में जो चमक होगी वो हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे एंजल। आई लव यू सो मच एंजल। रुद परी की कॉल कट करने के बाद खुद में बोला। फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगे अपने एंजल के फ़ोटो को प्यार से देखते हुए उसे चूम लिया। वहीं कुछ दूर अपने बंगले में बैठी मीनाक्षी जी अपने बेटे रंजीत के फोटो को बस एक टक देखी जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखें थोड़ी नम थी। वहीं दूसरी साइड रूथ के लगे फोटो को घूर कर देख रही थी।
उसे ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वो रूथ को अभी अपनी आंखों से जलाकर भस्म कर देगी। तभी उस रूम के डोर पर कोई नॉक करता है तो मीनाक्षी देवी उसको अंदर आने के लिए कहती हैं। मीनाक्षी देवी के कहने पर उनका एक आदमी अंदर आकर अपने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है। फिर मीनाक्षी देवी उसे बोलने का इशारा करती है। मैडम, हम चाह कर भी अभी तक उसे मार नहीं पाए क्योंकि उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। रूम में आया हुआ आदमी सिर झुकाए हुए मीनाक्षी देवी से कहा। ये सुनते ही मीनाक्षी देवी गुस्से से आग बबूला हो गई और वहीं पास में रखे अपने गन को उठाया और तुरंत गन को अपने सामने खड़े आदमी की तरफ कर सारी की सारी गोलियां चला दी। मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मीनाक्षी देवी ने गुस्से से अपने सामने फर्श पर मरे आदमी की तरफ देखकर कहा। फिर किसी को कॉल लगाकर कुछ देर बात करने लगी। किसी भी हाल में मैं अब उस लड़की को जिंदा नहीं देख सकती। कल तक वो लड़की मर जानी चाहिए और इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मीनाक्षी देवी किसी को कॉल लगाकर कुछ देर बात करने लगी। रुद्र सिंह राठौर, जी लो आज और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि कल आपकी मोहब्बत इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। मीनाक्षी देवी कॉल पर बात करने के बाद रुद्र की फ़ोटो को देखते हुए बोली, फिर तेज तेज हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जो कि उस पूरे रूम में गूंजने लगी। वहीं परी रुद्र से बात कर आज बहुत खुश थी। खुशी के कारण परी की पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। भले ही वो रुद्र से नाराज होकर कॉल कट कर दी हो, लेकिन फिर भी परी आज खुश थी। रात में परी थोड़ा सा खाकर रूम में आती है, फिर अपने मोबाइल में रुद्र की फ़ोटो को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। आप ना बहुत 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 ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आप मुझे बहुत पसंद हैं। अब बस भी करिए और जल्दी से आ जाइए। मैं अब और आपके बिना नहीं रह सकती। परी रुद्र की फ़ोटो की तरफ देखती हुए बोली और बहुत देर तक रुद्र की फ़ोटो को देखते हुए मुस्कुराती रहती है। फिर उसी तरह देखते हुए परी कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं रुद्र भी अपनी एंजल से बात कर बहुत खुश था और अपने ऑफिस में बैठकर जल्द से जल्द अपना सारा काम करने लगता है, क्योंकि वो आज सारा काम ख़त्म कर अगले दिन अपने एंजल के पास पहुंचना चाहता था। इसलिए वो शाम से लगातार काम करता रहता है और आधी रात तक काम करता रहता है। फिर सुबह 4 बजे तक अपना काम ख़त्म करके वो सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह परी थोड़ी लेट से सोकर उठती है, क्योंकि अगले दिन संडे था तो उसकी छुट्टी थी। जब परी का मोबाइल बजता है तब उसकी नींद खुल जाती है। परी बिना मोबाइल चेक किए वो फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? परी कॉल पिक करते ही अलसाई सी आवाज़ में बोली, हेलो दी, आप अभी तक सो रही हैं? फोन पर दूसरी साइड से कॉल तेजस्विनी की आवाज़ आती है। छोटी, तुम बोल, कैसी है? तेजस्विनी की आवाज़ सुनकर खुश होकर परी से बोलती है। ये कहकर परी उठकर बेड पर बैठ जाती है। हाँ दी, मैं बोल रही हूँ, कैसे हो आप? तेजस्विनी खुश होकर परी से बोली। मैं ठीक हूँ छोटी, तू बता, तू कैसी है? और इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? परी तेजस्विनी से पूछी। दी, मैं भी ठीक हूँ। और दी, मैंने कॉल इसलिए किया है कि भाई ने आज आपको घर पर बुलाया है। वो आज यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज़ दी है। तेजस्विनी ने खुश होकर परी से कहा। क्या छोटी, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़, मुझे बता छोटी। परी ने एक्साइटेड होकर तेजस्विनी से पूछा। दी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर बता दिए तो सरप्राइज़ कहाँ से रह जाएगा? तेजस्विनी ने परी की बात पर उससे कहा। बता ना छोटी, थोड़ा सा हिंट तो दे दे। परी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। बिल्कुल भी नहीं दी, और आप जल्दी से तैयार हो जाओ दी, मैं थोड़ी देर में आपको लेने आ रही हूँ। तेजस्विनी ने परी से कहा। ठीक है, फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मुझे भाई साहब से भी मिलना है। परी ने तेजस्विनी से कहा, फिर कॉल कट कर दी। उसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई। फिर परी तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी तेजस्विनी वहाँ आई। परी नाश्ता करके दादा दादी जी को बताकर तेजस्विनी के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में होती हैं। परी बार बार तेजस्विनी से सरप्राइज के बारे में पूछती रहती है, लेकिन तेजस्विनी उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद परी मुंह बनाकर बैठ जाती है। तेजस्विनी परी को मुंह फुलाए देखती है तो उसे खुश करने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी नज़र रोड के साइड में लगे गोलगप्पे के शॉप पर जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दी, आप गोलगप्पे खाओगे? तेजस्विनी कार को एक साइड रोककर परी से पूछी। गोलगप्पे का नाम सुनकर परी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई
और वो जल्दी से मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तेजस्विनी कार से उतरती है, उससे पहले ही परी भी खुश होकर जल्दी से कार से बाहर आती है और तुरंत आगे बढ़ जाती है। तेजस्विनी मुस्कुराने लगती है और कार से बाहर आकर उसे लॉक करने लगती है। तभी उसकी नज़र रोड पर जाती है। सामने रोड पर एक ट्रक बहुत ही स्पीड से चलकर आ रहा था और परी का ध्यान उस पर नहीं था। तेजस्विनी ये देख बुरी तरह डर जाती है। वो परी को रोकने के लिए उसे आवाज़ लगाती है। परी तेजस्विनी की आवाज़ सुन वहीं रोड पर ही रुककर तेजस्विनी की तरफ देखने लगती है। तेजस्विनी उसे सामने से जल्दी से दूर हटने के लिए कहती है। तभी परी की भी नज़र ट्रक पर जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ट्रक परी के बिल्कुल करीब आ गया था। परी घबराहट से अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। तेजस्विनी भी परी के पास दौड़ती है, लेकिन तब तक ट्रक स्पीड में आकर परी को एक तेज की टक्कर मार देती है। जैसे ही उस ट्रक ने परी को टक्कर मारी, उसकी चीख उस पूरी जगह पर गूंज पड़ी और परी हवा में उड़ते हुए कुछ दूरी जाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो जमीन थोड़ी कच्ची थी, उस पर चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे, जिस पर गिरने से परी के हाथ पैर और सिर में उन पत्थरों से गहरी चोट लग गई। वहां गिरते ही परी तुरंत बेहोश हो गई। परी के आसपास चारों तरफ उसके खून ही खून पूरे फैल गए थे। थोड़ी दूर खड़ी तेजस्विनी ने जब अपने सामने का इतना भयानक नजारा देखा तो उसके आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगा। वो तेज से चिल्लाकर बोली, दीदी। और फिर वो तेजी से भागकर परी के पास गई। अब तक वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी लोग वहां आ गए थे। बहुत सी गाड़ियां भी रुक गई थी, लेकिन वो ट्रक जिसने परी को तेज से टक्कर मारी थी, वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को लेकर वहां से भाग गया था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर परी की तरफ नहीं देखा। वो अपनी उसी फुल स्पीड में अपनी ट्रक को लेकर वहां से भाग गया। तेजस्विनी परी के पास दौड़कर गई। अब तक बहुत से लोग परी को देखने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो गए थे। तेजस्विनी उन सब लोगों के बीच से निकलकर परी के पास पहुंची। वहां परी की हालत देख तेजस्विनी सुन्न पड़ गई। परी के सिर, हाथ, पैर सभी जगह से खून निकल रहे थे और परी का चेहरा पूरा खून से लथपथ था। वहीं लंदन में रूथ की अचानक एक चीख के साथ नींद खुल गई। उसका पूरा चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उस रूम में एयर कंडीशन चलने के बाद भी रूथ का पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा था। उसे अपने सीने में हल्का दर्द सा महसूस हो रहा था। एंजल, एंजल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि कहीं कुछ मेरे किसी अपने के साथ बहुत बुरा हुआ है। रूथ घबराहट से खुद में बड़बड़ाया। रूथ जल्दी से अपना मोबाइल लेकर परी को कॉल मिलाया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी परी ने कॉल पिक नहीं किया। फिर वो एक बार और परी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी पूरी रिंग जाने के बाद भी परी ने कॉल पिक नहीं किया। अब रूथ की घबराहट और बढ़ गई। वो तुरंत अपनी दादी को कॉल किया। दादी, जो कि अपने पड़ोसी के यहाँ गई थी, इस कारण वो भी कॉल पिक नहीं कर पाई। अब रूथ झुंझला गया। फिर वो अपने दादाजी को कॉल किया। दादाजी के कॉल पिक करने पर रूथ ने सीधे उनसे परी के बारे में पूछ लिया। पहले तो दादाजी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने रूथ को सब बता दिया कि परी अपनी छोटी बहन के साथ उसके फ्लैट पर गई है। वहीं अपने दादाजी बात सुन रुद्र तुरंत कॉल कट कर दिया। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो तुरंत अपने एक स्पेशल बॉडीगार्ड को कॉल मिलाया। उसका बॉडीगार्ड अपने बॉस का कॉल देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो डरते हुए रूथ की कॉल पिक किया। फिर रूथ ने तुरंत परी के बारे में पूछा तो वो बॉडीगार्ड अपने बॉस की इतनी र्यूड वॉइस सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। घबराहट के कारण उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। रूथ अपने बॉडीगार्ड को कुछ ना बोलते हुए पाकर गुस्से से अपनी तेज आवाज़ से उससे परी के बारे में फिर से एक बार पूछा, जिससे वो बॉडीगार्ड डर से अपनी कांपती हुई आवाज़ में उसे परी के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही रुद्र ने परी के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो बुरी तरह से कांप गया। उसके हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। रुद्र को अपने बॉडीगार्ड से बात कर जब परी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तब वो बुरी तरह से घबरा गया। उसके माथे पर पसीना उभर आया। एक पल के लिए वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसका दिमाग ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक रुद्र का मोबाइल एक बार बजता है। तब जाकर रुद्र अपने होश में वापस आता है। वो तुरंत अपना मोबाइल लेकर जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। 10 मिनट में चॉपर रेडी करो, रुद्र अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे कहता है। फिर तुरंत कॉल कट कर तुरंत अपने विला से बाहर आ गया। फिर तुरंत जाकर कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर पहले से ही उसका चॉपर रेडी था।
फिर रुद्र अपने असिस्टेंट के साथ चॉपर से मुंबई के लिए निकल गया। इधर कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल करके आने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। फिर तेजस्विनी परी को लेकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए चली गई। रास्ते में ही तेजस्विनी अपने भाई को कॉल करके सब बता देती है। तेजस्विनी की आंखों से लगातार आंसू गिरा था। वो बार बार परी के चेहरे पर अपना हाथ रख उसे उठाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन परी तो बेहोश थी। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है और तुरंत परी को बाहर लाते हैं। फिर सभी जल्दी से परी को ओटी में लेकर जाते हैं। बाहर खड़ी तेजस्विनी लगातार परी के लिए बस रोए जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। तेजस्विनी देखती है तो उस पर राजवीर का कॉल आ रहा था। हेलो मेरी जान, कैसी हो? जैसे ही तेजस्विनी कॉल पिक करती है तो उसके बोलने से पहले ही दूसरे साइड से राजवीर अपने सिलेक्टिव वॉइस में कहा, लेकिन तभी उसके कान में तेजस्विनी की रोने की आवाज़ आई। राजवीर तेजस्विनी की रोने वाली आवाज़ सुनकर घबरा गया। क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? राजवीर घबराकर तेजस्विनी से पूछा। वो राज परी का। तेजस्विनी रोते हुए बस इतना ही बोल पाई। उसके आगे के शब्द तेजस्विनी के रोने के कारण उसके गले में ही अटक गए थे। राजवीर उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिस पर तेजस्विनी थोड़ी ही देर में खुद को शांत कर राजवीर को सब कुछ बता देती है। राजवीर भी परी के बारे में सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। फिर तुरंत कॉल कट करके अपने ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में थोड़ी ही देर में मान आता है। मान को देखकर तेजस्विनी रोते हुए उसके गले से लग जाती है। मान तेजस्विनी के सिर को सहलाने लगता है। चुप हो जा छोटी, कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया को। मान तेजस्विनी के सिर को सहलाते हुए बोला। फिर वो तुरंत ओटी के बाहर जाकर उसके डोर के पास खड़े होकर घबराहट से इधर उधर घूमने लगा। अंदर ओटी में परी स्ट्रेचर पर बेसुध लेटी हुई थी और बहुत से डॉक्टर परी के चारों तरफ खड़े होकर उसका इलाज कर रहे थे। उन सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। परी के आसपास मशीनों की आवाज़ आ रही थी। वो सारी मशीनें परी के कंडीशन के बारे में बता रहे थे। अचानक ही उन सारे डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगते हैं। फिर उन सभी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर नर्स की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिस पर वो नर्स तुरंत ओटी का डोर ओपन करती है। थोड़ी ही देर में ओटी का डोर ओपन हुआ। मान और तेजस्विनी दोनों की नज़रें ओटी के डोर की तरफ रहती जाती है। एक नर्स बाहर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मान और तेजस्विनी जल्दी से भागकर नर्स के पास जाते हैं। वो नर्स भी तुरंत उनके पास आ जाती है। वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इस कारण उन्हें जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना होगा। उनका जो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है वो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है और अभी इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। इनफैक्ट आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। वो नर्स मान के पास आकर उससे परेशान होकर बोली, आपकी बहन का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, जो कि उनके माता पिता या फिर उनके भाई बहन में ही मिलता है। वो नर्स कुछ देर तक रुककर एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोली, मैं उसका भाई हूँ, पर मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। मान ने कुछ सोचते हुए नर्स से बोला, तेजस्विनी का भी ब्लड ग्रुप परी से मैच नहीं करता है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी मान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। मान कॉल अटेंड कर कुछ देर बात करता है, फिर कॉल कट कर वापस आ जाता है। अब मान के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहे थे। हेलो बाबा साहब प्रणाम, आप कैसे हैं? मान कॉल पिक करते ही उस पर कहा। कॉल पर दूसरे साइड मान के पिता अवेंद्र प्रताप सिंह थे। खुश रहो बेटा, और आप अभी कहाँ हो? अवेंद्र जी ने मान से पूछा। अपने पिता की बात सुन एक पल के लिए मान घबरा गया। वो सोच में पड़ गया कि अपने बाबा साहब को सच बताए या नहीं। तभी अवेंद्र जी ने वापस से उससे पूछा, वो बाबा साहब आपने ऐसा क्यों पूछा? मान ने अपने बाबा साहब से पूछा। बेटा मैं अभी मुंबई में आया हूँ, इसलिए सोचे कि आपसे मिल लूँ। अवेंद्र जी ने मान से कहा। वो बाबा साहब मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मान ने अपने बाबा साहब से कहा। क्यों बेटा, क्या हो गया है? आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं आपको? अवेंद्र जी ने घबराकर मान से कहा। बाबा साहब हम ठीक हैं, बस आप जल्दी से सनशाइन हॉस्पिटल आ जाइए, आपको यहाँ सब पता चल जाएगा। बस आप जल्दी से आ जाइए, मान ने तुरंत अपने बाबा साहब से कहा। अवेंद्र जी ने तुरंत आने कहकर कॉल कट कर दिया। मान कॉल अटेंड कर कुछ देर अपने बाबा साहब से बात करता है, फिर कॉल कट कर वापस आ जाता है। अब मान के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहे थे। तेजस्विनी का अभी भी रो रो कर बुरा हाल था। तभी राजवीर वहां पर आया। वो पहले मान से मिला, फिर तेजस्विनी के पास गया,
तो तेजस्विनी राजवीर के सीने से लगकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा हमारी परी को, उसमें सबकी जान बसती है, वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजवीर तेजस्विनी के सिर को सहलाकर उसे चुप कराते हुए कहा, आप लोगों ने ब्लड का अरेंज किया या नहीं? सिर्फ आधे घंटे और है आपके पास। अगर उससे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर उन्हें बचा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो नर्स वापस से मान के पास आकर बोली। वहीं जब सबने ये बात सुनी तो सब घबरा गए। अब तक कनक और शिवाय को भी परी के एक्सीडेंट के बारे में सब पता चल गया था, तो वो दोनों भी वहां आ गए। उन दोनों ने भी नर्स की बात सुन ली। ये सब सुनकर कनक के आंखों से आंसू गिरने लगे। सभी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसको क्या हुआ है मान बेटा? सभी परेशान थे। तभी वहां पर किसी की रौबदार आवाज आई। जब सबने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो एक पल के लिए सभी चौंक गए, केवल मान को छोड़कर। वहीं रुद्र अपने चौपर में बेचैन बैठा हुआ था। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसकी घबराहट समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। एंजल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मैं आ रहा हूँ एंजल तुम्हारे पास। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, रुद्र परी को अपने मन में याद करते ही खुद में बोला। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही सबने देखा तो वहां पर एक रौबदार पर्सनालिटी वाला इंसान खड़ा था। वो इंसान कोई और नहीं, अभियंत प्रताप सिंह जी थे। मान और तेजस्विनी उन्हें देखकर तुरंत उनके पास जाने लगे। बाबा साहब, आप आ गए। मान और तेजस्विनी ने अभय जी को देखकर कहा और तुरंत जाकर उनके गले लग गए। अभय जी ने दोनों को गले लगाकर उनके सिर सहलाए। तभी उनकी नज़र सामने खड़ी कनक पर गई। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं कनक अभय जी को अचानक देखकर चौंक गई। उसे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था। वो डरते हुए उनके पास जाकर उनके पैर छुए। अभयन जी ने कनक के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर अभयन जी बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। उनकी नजरें अपनी गुड़िया यानी कि परी को ढूंढ रही थी, जिसे मान भी अच्छे से समझ पा रहा था। फिर वो अपने बाबा साहब का हाथ पकड़कर ओटी की तरफ लेकर गया। बाहर डोर में लगे कांच से अंदर की तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही अभयन जी ने अंदर देखा तो उनके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाले थे कि तभी मान ने उन्हें संभाल लिया। संभालिए बाबा साहब, आप अपने को, हमें पहले गुड़िया को बचाना है, कुछ नहीं होगा उसे। मान ने अपने बाबा साहब को हिम्मत देते हुए कहा। तभी एक डॉक्टर बाहर आकर एक बार फिर से ब्लड अरेंज करने के लिए कहा। डॉक्टर, आप मेरे शरीर से एक एक बूंद खून निकाल कर मेरी गुड़िया के शरीर में डाल दीजिए। मेरा और मेरी बच्ची का ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन मेरी बच्ची को बस आप बचा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर अभय जी ने तुरंत कहा। फिर डॉक्टर तुरंत उन्हें अपने साथ लेकर गए। बाहर खड़े सभी लोग अब बेचैनी से इधर उधर घूमने लगे। राजवीर तेजस्विनी को संभाले हुए खड़ा था, सिवाय कनक को संभाल रहा था। वहीं मान अभी भी ओटी के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। एंजल कहाँ है? सभी वहां बेचैन थे। तभी एक तेज आवाज वहां आई। ये कोई और नहीं, रुद्र था। जब सबने रुद्र को देखा तो हैरान रह गए। रुद्र के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जब उसे परी के एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो उसी तरह बिना ढंग से कपड़े पहने और ना ही अपने बाल को सेट किया, वो उसी तरह तुरंत वहां से चौपर में बैठकर वापस मुंबई आ गया। उसे तो बस अपनी एंजल को देखना था, उसे अपने गले से लगाना था। लंदन से मुंबई आने तक में पूरे रास्ते बस उसे परी का ही ख्याल था। उसी का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसे अपना कुछ भी होश नहीं था। सच कहते हैं लोग, जब किसी को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है तब उसके सामने दुनिया की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। वहीं जब हमारे उसी प्यार को एक हल्की सी खरोच भी आ जाती है तब उससे हमें हमारे दिल में एक अलग ही दर्द होता है। उसकी हल्की खरोच भी हमें तकलीफ देती है। उसके दुख के सामने हमें कोई भी होश नहीं रहता है। ऐसा ही हाल रूथ का है। यहाँ तो उसकी एंजल का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे में उसे कुछ कहाँ होश रहेगा। उसकी एंजल ही तो उसकी सब कुछ है। उसके आने से ही तो रुद्र ने फिर से हंसना सीखा है। उसी के कारण ही रुद्र खुलकर जीने लगा है। अरे रुद्र, तू यहाँ? तू तो कल आने वाला था ना? राजवीर रुद्र को वहाँ ऐसे अचानक देखकर उसके पास आकर उससे पूछा। एंजल कहाँ है? मुझे अभी उसे देखना है, उससे मिलना है। रुद्र राजवीर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला। परी ठीक हो जाएगी, अभी वो ओटी में है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। सिवाय तुरंत रुद्र के पास आकर उसे शांत कराते हुए बोला। रुद्र सबकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे ओटी की तरफ बढ़ गया। उसे इस वक्त ना ही कोई दिखाई दे रहा था, ना ही किसी की भी बात सुनाई दे रहा था। उसे अभी सिर्फ अपने एंजल को देखना था और उसकी आवाज़ सुननी थी।
जैसे ही वो ओटी के पास पहुंचा, वहां डोर पर लगे हल्के ट्रांसपेरेंट कांच से अंदर देखा तो दंग रह गया। अंदर मशीनों से घिरी हुई बेड पर बेजान लेटी परी दिखाई दे रही थी, जिसके सर, हाथ और पैर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, जिससे उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। कई डॉक्टर उसके आसपास खड़े थे। सभी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव भी दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर रुथ के कदम डगमगा गए। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी मान ने तुरंत आगे बढ़कर रुथ को संभाल लिया और रुथ को गिरने से बचा लिया। रुथ तुरंत मान के गले लग गया और अब तक रुके हुए आंसू रुथ के आंखों से गिरने लगे। खुद को संभालिए मिस्टर राठौर, कुछ नहीं होगा गुड़िया को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मान ने रुथ को संभालते हुए उससे कहा। रुथ बेचैनी से ओटी के बाहर बैठा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को हिम्मत करके संभाला था। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो बस ओटी के डोर की तरफ ही देख रहा था। तभी रुथ का मोबाइल बजा। पहले तो रुथ का उस पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन मान के कहने पर रुथ अपनी पैंट में से अपना मोबाइल निकाला। उसने बिना देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ रुथ का वही बॉडीगार्ड था जिसे रुथ ने खास परी की सिक्योरिटी के लिए रखा था और जिससे बात करने पर ही रुथ को परी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। उसने रुथ से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुथ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तभी उसी वक्त डॉक्टर भी ओटी से बाहर आए। रुथ ने तुरंत बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। रुथ को वहां देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। वो हैरानी से रुथ की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो रुथ को बहुत अच्छे से जानते थे। आखिर उसका इतना नाम था पूरे मुंबई में और ये हॉस्पिटल भी रुथ का ही था। ये बात वो डॉक्टर भी जानते थे। तभी रुद्र चलकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर अभी भी रुथ की तरफ ही एकटक देखे जा रहा था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि रुथ सिंह राठौर यहाँ क्या कर रहे हैं और रुथ की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। ये बात डॉक्टर को और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा था। रुथ डॉक्टर के भाव को देख सब समझ गया। मिस्टर राठौर, आप यहाँ? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। डॉक्टर रुथ को देख हैरानी से उससे पूछा। डॉक्टर, मेरी वाइफ आप कैसी हैं? रुथ डॉक्टर के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर उससे सवाल पूछा। डॉक्टर रुथ के मुंह से मेरी वाइफ शब्द सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वहीं बाकी सब भी डॉक्टर के पास खड़े होकर उनके जवाब का इंतजार करने लगे। मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ? डॉक्टर ने हैरानी से रुथ की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, वो जो अंदर वार्ड में अभी एडमिट है, जिसका अभी अभी आपने ऑपरेशन किया है, वही मेरी वाइफ है। रुथ ने शांत भाव से डॉक्टर से कहा। डॉक्टर को ये सुनकर एक बहुत बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि रुथ की शादी की खबर किसी को भी नहीं थी, इसलिए सभी इस बात से अनजान थे। डॉक्टर को कुछ ना बोलता पाकर रुथ ने फिर से एक बार डॉक्टर से वही सवाल किया, लेकिन इस बार रुथ की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। डॉक्टर रुथ की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। तभी सिवाय ने रुथ के कंधे पर हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा किया। मिस्टर राठौर, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल था और जो ब्लड की कमी थी वो भी अब उन्हें चढ़ा दिया गया है। अभी वो खतरे से बाहर हैं और अब उनके होश में आने के बाद ही उनके रियल कंडीशन के बारे में पता चल पाएगा। डॉक्टर रुथ की तरफ देखकर उससे कहा। डॉक्टर की बात सुन सभी को थोड़ा रिलैक्स हुआ और अब सभी परी के होश में आने का वेट करने लगे। मिस्टर राठौर, हमें आपसे आपकी वाइफ के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे केबिन में चलिए। डॉक्टर ने रुथ की तरफ देखकर उससे कहा। फिर रुथ डॉक्टर की बात सुन पीछे मुड़कर सिवाय और मान की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। तब वो दोनों भी रुथ के इशारे को समझकर हाँ में अपनी पलकें झपका दी। फिर रुथ वहाँ से सीधे डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। केबिन में पहुँचने पर डॉक्टर ने रुथ को बड़े ही रिस्पेक्ट से बैठने को कहा। रुथ डॉक्टर के सामने वाले चेयर पर जाकर आराम से बैठ गया और डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगा। देखिए मिस्टर राठौर, मैं जो आपसे बोलने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा धक्का लगे, लेकिन फिर भी आपका ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने थोड़ी परेशानी भरे शब्दों में रुथ की तरफ देखकर उससे कहा। रुथ को डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा डर सा लगने लगा, लेकिन फिर भी वो ये भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिए। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। रुथ ने डॉक्टर की तरफ देख के बिना किसी भाव के कहा। मिस्टर राठौर, मुझे नहीं पता कि आप ये बात जानते हैं या नहीं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इस एक्सीडेंट में उनका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर ने रुथ के सवाल पर एक लंबी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। रुथ ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो बिल्कुल हैरान रह गया। रुथ तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया।
उसे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे तो अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी सुना है वो सच है या नहीं। लेकिन ये बात सच थी। अब उसे अपने बच्चे के खोने का दुख महसूस होने लगा। मिस्टर राठौर, आपको देखकर यही लगता है कि आपको आपके वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। रुथ को शांत देखकर डॉक्टर बोले। रुथ ने बस हाँ में अपने सिर हिला दिए। आई थिंक मिस्टर राठौर, आपको भी इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी को। अभी तो सिर्फ 45 दिन ही हुए थे। लेकिन अभी आपको अपनी वाइफ का बहुत ही ज़्यादा केयर करना होगा। वैसे शायद अभी उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और ये मिस कैरेज होने के कारण वो अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं। डॉक्टर शांत भाव से रूथ की तरफ देखकर उससे बोले। रूथ कुछ नहीं बोला। वो बस शांति से डॉक्टर की सारी बातें सुनता रहा। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद रूथ डॉक्टर के केबिन से बाहर आया। वहीं रूथ के बाहर जाते ही कोई डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ा था। वो सारी बातें सुन लेता है। वो कोई और नहीं, परी के पिता अवहेंद्र प्रताप सिंह थे। उन्हें तो परी के बारे में ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो कुछ देर तक बुत बने वहीं खड़े रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो भी वहां से चले जाते हैं। वहीं रुद्र वापस से परी के वार्ड की तरफ जाने लगा। अब तक परी को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्राइवेट वार्ड बहुत बड़ा और लग्जीरियस था। रुद्र तेज कदमों से वार्ड के अंदर आया, जहां पर पहले से ही सिवाय कनक, राजवीर, तेजस्विनी और मान मौजूद थे। सभी ने रुद्र को अंदर आते हुए देखा। रुद्र किसी पर ध्यान दिए बिना सीधे परी के बेड की तरफ बढ़ गया और वहीं उसके बेड के पास रखे चेयर पर जाकर बैठ गया और परी के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगा। परी के सिर, हाथ और पैरों में पट्टियां लगी हुई थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगा हुआ था, जिससे अभी भी ब्लड चढ़े रहे थे। परी का जो चेहरा हमेशा किसी फूल की तरह खिला हुआ मुस्कुराता रहता था, आज वही चेहरा बहुत ही ज्यादा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था। उसके होंठ भी बिल्कुल सूख गए थे। दूर से परी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो हमेशा अपने एंजल को मुस्कुराता हुआ ही देखा था। वो प्यार से परी के हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे चूम लिया। बस एंजल, अब और नहीं। अब और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता और मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती। बस अब तुम जल्दी से उठ जाओ। रुद्र अपनी आंखों में नमी लिए हुए ही परी के चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला। लगभग एक हफ्ते बाद वो अपने एंजल को देख रहा था और अपने एंजल की ऐसी हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। क्या कुछ नहीं, वो सोचा था कि जब वो वापस अपनी एंजल के पास जाएगा तब वो अपने एंजल को एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा और उसे जी भरकर प्यार करेगा। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। रुथ के दुख को देख वहां मौजूद सभी की आंखें भी नम हो गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी के हाथ को महसूस कर रुथ जब पीछे मुड़कर देखा तब वहां पर सिवाय और राजवीर दोनों खड़े थे। कुछ नहीं होगा तेरी एंजल को, तू खुद को संभाल। अगर ऐसे कमजोर पड़ जाएगा तो तू परी को कैसे संभालेगा? सिवाय रुथ को हिम्मत देते हुए उसने कहा। रुथ कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी नम आंखों से परी के चेहरे को ही देखे जा रहा था। रुथ अभी उसी तरह बैठा हुआ था कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया। रुथ ने तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और बिना देखे मोबाइल को ऑन कर अपने कानों पर लगा लिए। बॉस, आपका काम हो गया है। फोन पर दूसरी साइड रुथ के बॉडीगार्ड की आवाज आई। हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगा। तब तक खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रुथ ने अपने कोल्ड वॉइस में अपनी बॉडीगार्ड से कहा और इतना कहकर रुथ ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वहीं प्राइवेट रूम के डोर पर खड़े अभेंद्र जी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उन्हें रुथ को देखकर कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें अपनी गुड़िया के पास किसी और को देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा था। इस वक्त उनके दिलो दिमाग में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। उनका दिल रुथ को अपनापन का एहसास करा रहा था और दिमाग कह रहा था कि वो रूथ के पास जाकर उसे अपनी गुड़िया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी। वो इन सब के कारण अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। अब वो बस अपनी गुड़िया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि एक बार उनकी गुड़िया होश में आए, फिर उसके बाद वो उसी के हिसाब से फैसला लेंगे। सभी परी के पास बैठे हुए थे। अवेन जी ज्यादा खून देने के कारण उन्हें कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तो मान ने उन्हें दूसरे वार्ड में ले जाकर आराम करने के लिए कहा और कमजोरी के कारण जल्दी उन्हें नींद आ गई। रुद ने बाकी सबको घर जाकर आराम करने के लिए कहा और सबसे ये भी कहा कि अगर परी को रात में होश आया तो वो सबको इन्फॉर्म कर देगा, नहीं तो सभी को सुबह आने के लिए कहा। सभी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन रूथ के फोर्स पर सब चले गए। बस मान रुका था। तेजस्विनी को राजवीर अपने साथ लेकर चला गया। मान रूथ को छोड़कर नहीं गया।
वो रुथ के साथ ही परी के पास रहने के लिए मन बना लेता है। रुथ फ्रेश होकर आता है और परी के पास ही बैठ जाता है। वो पूरी रात परी के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर लगातार उसके चेहरे को निहारता रहता है। मान उसे कुछ खाने के लिए कहता भी है, लेकिन वो कुछ नहीं खाता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के विंडो से होते हुए परी के चेहरे पर पड़ी, तभी परी ने हल्की हल्की अपनी पलकें झपका दी। वहीं परी के पास बैठे ही रूथ को अभी तुरंत ही नींद आ गई थी, लेकिन अभी भी परी के हाथ को रूथ ने अपने हाथों से कसकर पकड़े हुए था। परी के हल्के डुलने से रूथ की तुरंत नींद उड़ गई। रूथ ने देखा कि परी अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। कुछ ही देर में परी ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन अभी भी उसकी पूरी तरह से आंखें नहीं खुली थी। वो अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। रूथ परी को होश में आते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंजल, तुम तुम होश में आ गई। एंजल, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। आई लव यू सो 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 मच। रोज खुशी से परी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखकर प्यार से बोला, और फिर खुशी से परी के पूरे चेहरे को चूमने लगा। वहीं परी बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी हैरान नजरों से रूथ की तरफ देख रही थी। पहले तो रूथ को थोड़ा अजीब लगा कि परी को कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, लेकिन फिर उसने अपने सिर को झटका। उसे लगा शायद वो अभी होश में आई है, इस कारण उसे थोड़ी वीकनेस होगी, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन रूथ नहीं जानता था कि अभी कुछ और भी उसके लिए बुरा होने वाला है। कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। कुछ देर बाद जब रूथ की नजरें परी की आंखों की तरफ गई, तो वो देखा कि परी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। रूथ को ये देखकर थोड़ा सही नहीं लगा। तभी रूथ ने देखा कि परी की नजरें किसी और को देख रही हैं। परी की नजरों का पीछा करते हुए देखा तो पाया कि उसके पीछे परी के पिता अभेंद्र प्रताप सिंह खड़े थे। रूथ अभी तक उनसे नहीं मिला था, लेकिन वो उन्हें अच्छे से जानता था। अभेंद्र प्रताप सिंह ने जब अपनी गुड़िया की नज़र खुद पर पाई, तब वो खुश हो गए। फिर वो भी रूथ को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी बिटिया की तरफ चले गए और उसके बगल में जाकर बैठ गए। परी अपने पिता को देखकर भावुक हो गई। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना मेरी राजकुमारी? अभय जी ने परी के पास बैठे हुए उसके सिर को प्यार से चूमकर उससे पूछा। मैं ठीक हूँ बाबा साहब। परी ने हल्का मुस्कुराकर कमजोरी के कारण बस इतना ही कह पाई। परी रूथ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। ये बात रूथ को अच्छा नहीं लग रहा था। एंजल, अब आप कैसा फील कर रही हैं? रूथ फिर से एक बार परी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे प्यार से पूछा। परी ने रूथ की तरफ किसी अजनबी की तरह देखा और अपना हाथ रूथ की पकड़ से छुड़ा ली। रूथ को परी का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप कौन? परी रूथ की तरफ देखकर उससे पूछी। परी की बात सुन रूथ चौंक गया। एंजल, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। रूथ ने परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से उससे बोला। परी तुरंत गुस्से से रूथ के हाथ को अपने चेहरे से हटा दी। ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहिए हमसे। परी ने हल्के गुस्से से रूथ की तरफ देखकर कहा। तभी उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसी वक्त मान डॉक्टर को लेकर वहां आया और डॉक्टर ने सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर परी को अच्छे से चेक किया। बाहर खड़ा रुद्र परेशानी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार परी का उसे अजीब नजरों से देखना याद आ रहा था। उसे ये सोचकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वहीं पास में बेंच पर बैठे अभेंद्र जी की नजरें बार बार रुद्र पर ही जा रही थी। वो रुद्र की बेचैनी को साफ समझ पा रहे थे। उन्होंने रुद्र की आंखों में परी के लिए बेइंतहा प्यार देखा था। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। उन्हें बाहर आते देख रुद्र तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? वो ठीक तो है ना? वो इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रही थी? रुद्र घबराते हुए एक ही सांस में डॉक्टर से सब पूछ लिया। रुद्र की घबराहट को देख डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। मिस्टर राठौर, शायद आपको ये जानकर थोड़ा बुरा लगेगा, पर जब मैंने आपकी वाइफ को अच्छे से चेक किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है, और वो कब तक का भूली है, बस ये पता करना है। डॉक्टर ने रूथ की तरफ देखकर कहा। डॉक्टर की बात सुन रूथ को एक बहुत बड़ा सा झटका लगा। उसके कदम डगमगा गए। वो गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे संभाल लिया। रूथ ने देखा तो सिवाय उसे संभाले खड़ा था। सिवाय ने भी डॉक्टर की सारी बातें को सुन लिया था, क्योंकि वो भी उसी वक्त कनक के साथ हॉस्पिटल में आ गया था। और डॉक्टर ने रूथ से जो कुछ भी कहा था उसे सुनकर वो दोनों भी हैरान थे।
रुद्र शिवाय को देखकर उसके गले लग गया। कुछ देर बाद कनक परी के पास गई। परी कनक को देखकर खुश हो गई। कैसी है मेरी दोस्त? तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। कनक परेशान होकर परी के सिर को सहलाते हुए उससे पूछी। मैं ठीक हूँ कनक, लेकिन हम यहाँ कैसे? और बाबा साहब यहाँ कैसे? क्या हम पकड़े गए? और तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? परी ने घबराकर कनक से पूछा। कनक को परी की बात सुन थोड़ा अजीब लगा। वो कंफ्यूज थी कि अभी डॉक्टर ने कहा कि परी ने अपनी याददाश्त खो दी है। फिर ये क्या बोल रही है? ये तुम कैसी बात कर रही हो परी? मैं कुछ समझी नहीं। कनक ने कंफ्यूज होकर परी से पूछा। अरे कनक, हम दोनों महल से भाग गए थे ना, और तब तो बाबा साहब और भाई साहब दोनों ही नहीं थे, और तुम भी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी। फिर मैं उस अजनबी इंसान के पास, कहीं उसने तो। परी ने कनक की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होकर धीरे से बोली। कनक को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन वो अभी भी पूरी बात नहीं समझ पा रही थी। वो कुछ और पूछती उससे पहले ही वहाँ परी के बाबा साहब आ गए, इसलिए वो कुछ नहीं पूछ पाई, और परी भी अपने बाबा साहब को देखकर चुप हो गई। परी के बाबा साहब वहीं आकर परी से बात करने लगे। बाकी सब भी वहीं खड़े होकर परी को देख रहे थे। कुछ ही देर में परी को दवा के असर के कारण नींद आ गई। एक बार आप ठीक हो जाओ, फिर हम आपको अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। अवेन जी ने परी को सोता हुआ देखकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोले। वहीं बाकी सभी ने जब अवेन जी की बात सुनी तो सभी हैरान रह गए। सभी ने रूद की तरफ देखा तो रूद ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना के रखी थी। वो गुस्से से बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला गया। एंजल, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्र सिंह राठौर की मोहब्बत हो। रुद्र ने बाहर आकर कुछ सोचते हुए खुद से कहा। फिर अचानक ही वो मुस्कुरा दिया। रुद्र मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आया और कार में जाकर बैठ गया। फिर खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुंबई की सड़कों पर रुद्र अपने कार को फुल स्पीड में चला रहा था। करीब आधे घंटे बाद रुद्र की कार जंगल के बीच में एक जगह रुकी। रुद्र अपने कार से बाहर आया और अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में रुद्र एक कमरे में पहुंचा। उस कमरे में अंधेरा था। जैसे ही रुद्र वहां पहुंचा, उसे देखकर उसके सारे आदमियों ने उसे झुककर ग्रीट किया। रुद्र वहां से सीधे जाकर रूम में रखे किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने सामने एक चेयर पर बंधी औरत की तरफ देखा। वो औरत अभी बेहोशी की हालत में थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे थोड़ा टॉर्चर किया गया था। तभी रुद्र ने अपने सामने खड़े एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी रुद्र के देखने का मतलब समझ गया। फिर तुरंत एक बाल्टी ठंडा पानी लाकर एक झटके में उस औरत के ऊपर फेंक दिया। ठंडा पानी पड़ते ही वो औरत तुरंत होश में आ गई। आंखें खुलते ही उसकी नज़र अपने सामने बैठे रूद पर गई। रूद किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो औरत गुस्से से रूद की तरफ देख रही थी। कैसी है मीनाक्षी देवी? जी हाँ, वो औरत कोई और नहीं, मीनाक्षी देवी थी। मेरे आदमियों ने खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं की? अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बता सकती हैं, तो वो कमी पूरी कर दी जाएगी। रुद ने अपनी रौबदार आवाज में मीनाक्षी देवी की तरफ देखकर कहा। मीनाक्षी देवी रुद की बात सुनकर गुस्से से उसे घूर कर देखने लगी। रुद सिंह राठौर, तुमने मुझे यहाँ कैद करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीनाक्षी देवी रुद की तरफ देखकर गुस्से से बोली। मीनाक्षी देवी, आज तक मैं चुप रहा। तुमने जो भी किया उसका डटकर सामना किया, लेकिन पलट कर कभी वार नहीं किया। लेकिन इस बार तुमने उस पर वार किया है, जो मेरी सब कुछ है। जिंदगी है वो मेरी। रुद ने गुस्से से मीनाक्षी देवी की तरफ देखकर कहा। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बार मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह लगे है। क्या वो मर गई या अपनी आखिरी सांसें ले रही है? मीनाक्षी देवी ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, और ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी। आहा, खबरदार, जो दोबारा कभी ये बात अपनी जुबान पर लाई तो तुम्हारे इस जुबान को कटवाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा मीनाक्षी देवी। रुद ने गुस्से से मीनाक्षी देवी से कहा। अब मैं बोलूंगी नहीं, बहुत जल्द उसकी मौत की खबर मिलेगी। मीनाक्षी देवी ने गुस्से से एक बार फिर से रुद से कहा। मीनाक्षी देवी के ऐसा बोलने पर रुद ने गुस्से से उसके गले को दबाने लगा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी और उसका हाथ मीनाक्षी देवी के गले पर कसते जा रहे थे, जिससे मीनाक्षी देवी का गला घुटने लगा था और घुटन के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा था। रुद तो इतने गुस्से में था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। गुस्से के कारण वो अपना आपा खो दिया था। वहीं रुद के आदमी भी रुद के गुस्से को देखकर डर गए थे, लेकिन वो चाह कर भी रुद को नहीं रोक सकते थे।
सभी आदमी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वहीं रुद्र के ऐसे गला दबाने से मीनाक्षी देवी की हालत खराब होती जा रही थी। तभी रुद्र का मोबाइल बजा। मोबाइल के बजने से रुद्र अपने होश में आया और वो तुरंत मीनाक्षी देवी के गले को छोड़ दिया। रुद्र के छोड़ते ही मीनाक्षी देवी लंबी लंबी सांस लेने लगी। वहीं रुद्र उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था। अब तक रुद्र का फोन कट चुका था। ये तो बस एक वार्निंग थी मीनाक्षी देवी तुम्हारे लिए। दोबारा ऐसा कुछ बोलना नहीं, समझी? रुद्र ने गुस्से से मीनाक्षी देवी के चेहरे की तरफ देखकर कहा। मीनाक्षी देवी अभी भी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी रुद्र का मोबाइल एक बार फिर से बजा। रुद्र ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बिना कॉल देखे पिक कर अपने कान पर लगा लिया। रुद्र की कॉल पिक करते ही दूसरी साइड से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रुद्र तुरंत वहां से निकल गया। वहीं मीनाक्षी रुद्र को जाते देख उसे गुस्से से घूर रही थी। रुद्र बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और फिर अपनी कार को लेकर वहां से तुरंत निकल गया। अचानक कुछ सोचकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं हॉस्पिटल में सभी लोग परी की केयर कर रहे थे। परी भी सबसे बातें कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन बेचैन था और उसकी नज़रें जैसे किसी की नज़रों को तलाश रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी, ये काली गहरी आंखों वाला शैतान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो चला गया? फिर कुछ देर रुक कर मैं क्यों उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ? वो यहाँ रहे या जाए, मुझे क्या? परी रुद्र के बारे में सोचते हुए अपने मन ही मन में बोली।